हेलो गाइस, नमस्ते। मैं शरद चंद्र राय आप लोगों को पुनः अपने YouTube चैनल शरद राय एजुकेशनल पॉइंट पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में, आज के लेसन में हम टेंसेज का अध्ययन करेंगे। टेंसेज क्या होते हैं? टेंसेज अपनी बातों को हम टेंस के द्वारा ही सेंटेंस में व्यक्त करते हैं। ये व्यक्ति 3 प्रकार से होती है, जिसको यूँ बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि इंडिफिनिट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट की ये पहचान होती है कि जिन वाक्यों में हाँ हूँ है लगा रहता है उनको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जिन वाक्यों में था थी थे लगा रहता है उसको पास्ट टेंस कहते हैं। और जिन वाक्यों में गा गी गे लगा रहता है इसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है। और इन सारे के ये जैसे टेंस हुआ तो टेंस के 3 भाग हुए, उसी प्रकार से प्रत्येक भाग के 4 भाग होते हैं, जिसको इंडिफिनिट कहते हैं, कंटिन्यूअस कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस का हुआ तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसी प्रकार से पास्ट का भी होता है। इसको हम ऐसे लिख करके थोड़ा सा इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे ये टेंस हुआ, टेंस के 3 भाग हुए। ये टेंस के 3 भाग हुए। यहां हम लिखे प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। यहां हम लिखते हैं पास्ट टेंस। यहां हम लिखें फ्यूचर टेंस। दोस्तों, जैसे किसी भी आदमी का जीवन, किसी भी व्यक्ति का जिंदगी को ले लें तो वो टेंस के माध्यम से, तो जैसे है कि जो मैं वर्तमान में हूं, ये प्रेजेंट हूं, ये प्रेजेंट हुआ। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो ये प्रेजेंट टेंस में मैं पढ़ा रहा हूं। कल जो मैं पढ़ा रहा था तो ये पास्ट टेंस में हो गई। और जो मैं कल काम करूंगा, जो कल मैं पढ़ाऊंगा, ये फ्यूचर टेंस में हुआ। जो मैं काम कर चुका हूं तो वो पास्ट टेंस में हुआ। जो मैं काम अभी कर रहा हूं ये प्रेजेंट में, और जो मैं काम कल करूंगा वो फ्यूचर टेंस में। जो बीता हुआ समय है वो पास्ट, जो वर्तमान में चल रहा है वो प्रेजेंट, और जो भविष्य में चलेगा वो फ्यूचर कहलाता है। जिस प्रकार से टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसी प्रकार से इन हर एक टेंस के 4 भाग होते हैं। इनकी पहचान करना और कैसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम इंग्लिश में करते हैं, इसका विस्तृत जानकारी हम आगे देने चल रहे हैं। अभी इस वीडियो में जहाँ तक रहेगा हम केवल टेंस के विषय में ही वो करेंगे। इनके कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है ये आगे वाले वीडियो में वो करेंगे। टेंसेज का इतना महत्वपूर्ण रोल इंग्लिश सीखने में होता है कि आप टेंस सीख गए तो समझ लीजिए कि 50% इंग्लिश आप सीख गए। ये बोलने से लेकर के और ग्रामर की भी दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनका टेंसेज का रोल होता है। दोस्तों, जिस वाक्य के अंत में है हूँ है लगा रहता है, पहचान क्या होती है?
जिस वाक्य के अंत में है हूँ है लगा रहता है वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जिस वाक्य के अंत में था थी थे लगा रहता है वो पास्ट टेंस कहलाता है। और जिस वाक्य के अंत में गा की गे लगा रहता है वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में है हूँ है लगा रहता है वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। आप लोग इसको नोट बनाना चाहें तो नोट बना लीजिए, इसे मैं लिखने जा रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसको कहा जाता है कि जिस वाक्य के अंत में हैं हूं है लगा रहता है लगा रहता है वह वाक्य प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है। समझ रहे हैं आप लोग कि जिस वाक्य के अंत में है हूं है लगा रहता है वह वाक्य प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है, ठीक। और जैसे नोट कर चुके हैं तो इसको देख लीजिएगा। जैसे मेरे पिता किसान हैं, मैं खाना खाता हूं, वे विद्यालय जा रहे हैं, 5 मिनट से बरसात हो रही है। ये सारी चीज जो होते हैं जहां भी है तो वो वाक्य प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत इसकी गणना की जाएगी। जैसे मैं कह रहा हूं कि जैसे मेरे पिता किसान हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, वे विद्यालय जा रहे हैं, इत्यादि। देखिए हर जगह है हूं है, ठीक है। तो जिस वाक्य के अंत में है हूं है लगा रहेगा वो प्रेजेंट, उसकी पहचान होती है कि वो प्रेजेंट टेंस है। अभी ये प्रेजेंट के भी किस टेंस का, प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं। तो वो इंडेफिनिट का है कि कंटिन्यूअस का है कि परफेक्ट का है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, इसकी अध्ययन अभी हम बाद में करेंगे, ठीक है। इसी वीडियो में अभी हम बाद में करेंगे। तो थोड़ा सा इसको देखा जाए। अब इसी प्रकार से पास्ट टेंस की भी जिस वाक्य में था थी थे लगा रहता है या काम के हो जाने की, मतलब काम पूरा हो चुका है, तो जिस वाक्य में या तो काम पूरा हो चुकने का बोध हो कराता हो जो वाक्य, या जिस वाक्य के अंत में था थी थे लगा रहता है वो पास्ट टेंस का वाक्य कहलाता है।
देखिए ये दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस ये जिस वाक्य में था, थी, थे लगे हों, वह वाक्य पास्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। या एक तो ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा भी होता है कि जैसे मैं आगरा गया, काम पूरा समाप्त हो चुका है, तो जो वाक्य काम के समाप्त हो जाने का बोध कराते हैं वो भी वाक्य पास्ट टेंस के ही होते हैं। या जो वाक्य काम के समाप्त होने का बोध कराते हैं वो भी वाक्य पास्ट टेंस के ही वाक्य होते हैं। एग्जाम्पल से आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, या ये भी पास्ट टेंस में है, या यूं कहिए कि मैं पढ़ाता था, ये पास्ट टेंस, और मैंने पढ़ाया, तो ये भी पास्ट टेंस। तो इसमें जैसे था है, मैं पढ़ाता था, या मैंने पढ़ाया, ये दोनों वाक्य पास्ट टेंस के ही हैं। जैसे मैं पढ़ाता था, पास्ट टेंस, और मैं पढ़ाया, ये भी पास्ट टेंस। दोस्तों इसमें था है, लेकिन इसमें था नहीं है, लेकिन फिर भी ये पास्ट टेंस में इसको हम पास्ट टेंस में ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, काम जिसमें खत्म हो गया हो, बीते हुए समय में काम खत्म हो गया हो, वो पास्ट टेंस में होगा।
ठीक है। और पास्ट टेंस के भी पास्ट टेंस जैसे टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो उसी प्रकार से जैसे प्रेजेंट टेंस का भी मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। उसी प्रकार से पास्ट के भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। हाँ, जैसे मैं पढ़ा रहा था या शीला गाना गा रही थी, शीला गाना गा रही थी। ये एक सेंटेंस है। दूसरा, शीला गाना गा चुकी थी। तीसरा है, शीला 5 मिनट से गाना गा रही थी। शीला 5 मिनट से गाना गा रही थी। सब सेंटेंस सब था कि थे से हैं या काम को समाप्त होने का बोध करा रहे हैं, इसलिए पास्ट टेंस के होंगे। अब पास्ट टेंस में भी जैसे शीला गाना गा रही थी, शीला गाना गा चुकी थी, शीला 5 मिनट से गाना गा रही थी। तो इसमें जो क्या नाम है, इसमें कुछ अंतर हैं। इसका विस्तृत अभी जब हम आ रहे हैं उसमें उस वीडियो में हम उसको देख रहे हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे, कंसिडर करेंगे। अब आता है फ्यूचर टेंस। आता है आपका फ्यूचर टेंस। जिन वाक्यों के अंत में गा की गे लगा रहता है वो वाक्य फ्यूचर टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों के अंत में गा की गे लगा रहता है वो वाक्य फ्यूचर टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान क्या होती है कि पहचान लिख दें, हेडिंग ही डाल दें, पहचान। जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे लगे होते हैं वो वाक्य फ्यूचर टेंस के वाक्य होते हैं। देखिए दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे लगे होते हैं, गा गी गे लगे होते हैं, वो वाक्य फ्यूचर टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं कल प्रयागराज जाऊंगा, जैसे मैं कल प्रयागराज जाऊंगा। वे कल घूमने जाएंगे। ये सारी घटनाएं भविष्य में हो रही हैं, इसलिए ये फ्यूचर टेंस के
वाक्य कहलाएंगे। जैसे जैसे हुआ, जैसे कल शीला विद्यालय में गाना गाएगी। ठीक है। वे कल, या कल छोड़ दीजिए, वे प्रयागराज जाएंगे। तुम कल ट्रेन में सफर कर रहे होगे। देखो दोस्तों, हर जगह लास्ट में गा गी गे हैं, गाना गाएगी, जाएंगे, होंगे, सबके लास्ट में गा गी गे लगा है। तो ये पहचान होती है कि ये फ्यूचर टेंस है। इसी को भविष्यकाल कहते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं। शॉर्टकट में समझी में ये है कि जिन वाक्यों के अंत में हाय हूं है लगा रहेगा वो वाक्य प्रेजेंट टेंस के होंगे। जिन वाक्यों के अंत में था थी थे लगा रहेगा या काम के समाप्त हो जाने का जो वाक्य बोध कराएगा वो पास्ट टेंस का होगा, और जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे लगा रहेगा वो फ्यूचर टेंस का वाक्य कहलाएगा। हम टेंस का एक विस्तृत अध्ययन से पहले टेंस से संबंधित कुछ चीजों को जानकारी हमको रखना जरूरी होता है। जैसे उसमें से सबसे प्रमुख घटक होते हैं कर्ता, क्रिया, कर्म। कर्ता, क्रिया, कर्म ऐसे घटक हैं किसी सेंटेंस से कि उनके बगैर सेंटेंस का निर्माण ही नहीं हो सकता है। तो कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होती है, कर्म क्या होता है। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, जैसे मैं पत्र लिखता हूं। तो अब इसमें मैं करता हुआ, लिखता हूं क्रिया हुई, और लिखना क्रिया हुई, और पत्र कर्म हुआ। तो इसकी हम पहचान कैसे करेंगे हैं, या इनकी परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। वाक्य में जिस व्यक्ति द्वारा कार्य को किया जाता है वो कर्ता होता है। वाक्य में जिस व्यक्ति द्वारा कार्य को किया जाता है उसको कर्ता कहते हैं। इसकी कर्ता की परिभाषा या पहचान हम लिख दे रहे हैं। कर्ता, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में जिस व्यक्ति द्वारा कार्य किया जाता है वह कर्ता कहा जाता है।
सब्जेक्ट। ठीक दोस्तों, वाक्य में जिस व्यक्ति द्वारा कार्य किया जाता है वो कर्ता कहलाता है। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, इसमें जो काम जो है लिखने का काम वो मेरे द्वारा किया जा रहा है, इसलिए मैं कर्ता हूं। हम क्रिया की पहचान कैसे करेंगे इस पर हम विचार करते हैं कि जैसे अभी मैं एग्जाम्पल दिया था कर्ता को समझाने के लिए, मैं पत्र लिखता हूं। दोस्तों, कर्ता पे क्या का प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में प्राप्त होता है वो क्रिया कहलाती है, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है कर्ता क्रिया की पहचान। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब लिखते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? कर्ता पे क्या का प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में प्राप्त होता है वह शब्द वह शब्द क्रिया कहलाती है। वह शब्द क्रिया कहलाती है। कर्ता पे क्या का प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में प्राप्त होता है वह क्रिया कहलाती है। ठीक दोस्तों, कर्ता पे क्या का प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में प्राप्त होता है वह शब्द क्रिया कहलाती है। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, मैं क्या हो गया? ये कर्ता हो गया। अब कर्ता पे क्या का प्रश्न कीजिए कि मैं क्या करता हूं, तो उत्तर में प्राप्त होगा लिखना। तो इसलिए ये क्रिया हो गई, ये लिखना जो होगा ये क्रिया हो गई। ठीक है, अब इसको नोट्स आप लोग देख लीजिएगा जो मैं बना दिया हूं। हाँ, अब उसके बाद से कर्म की क्या परिभाषा होती है? भाई कर्ता और क्रिया तो हो गया, कर्म की क्या परिभाषा होती है? कर्म की परिभाषा ये होती है कि कर्ता जिस रेफरेंस में बात करता है वह शब्द कर्म कहलाता है। कर्ता जिस रेफरेंस में बात करेगा वह शब्द कर्म कहलाता है। जैसे उपरोक्त एग्जाम्पल में मैं पत्र लिखता हूं, मैं कर्ता हुआ क्योंकि मेरे द्वारा काम किया जा रहा है। कर्ता पर जब प्रश्न किया गया कि मैं क्या करता हूं, उत्तर में मिला कि लिखता हूं, तो लिखना क्रिया हुई। अब ये किस संदर्भ में ये कार्य हो रहा है? तो पत्र के संबंध में। कर्ता किस रेफरेंस में बात कर रहा है? तो पत्र के रेफरेंस में बात कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हुआ कि पत्र जो हो गया कर्म हो गया। परिभाषा इसको ऐसे लिखा जाएगा।
परिभाषा जो है कर्म की या पहचान, यहाँ कर्म, यहाँ लिख रहे हैं कर्म या ऑब्जेक्ट। इसकी पहचान क्या है? कर्ता जिस संदर्भ में बात करेगा वह शब्द कर्म कहलाता है। कर्म ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है कि कर्ता जिस संदर्भ में बात करेगा वह शब्द कर्म कहलाता है। जैसे ये मैं पत्र लिखता हूं, मैं चूंकि मैं ही काम कर रहा हूं तो ये कर्ता हुआ, और कर्ता पे प्रश्न किया कि मैं क्या कर रहा हूं, उत्तर में मिला लिखना, इसलिए लिखना क्रिया हो गई। अब बाकी क्या बचा? पत्र। कर्ता जो है पत्र के संबंध में ही कोई एक्शन ले रहा है ना, तो इसलिए पत्र जो है ये कर्म हो गया। आशा करता हूं कि आप लोग कर्ता, क्रिया और कर्म समझ गए होंगे। दोस्त, ये जो कर्ता जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला एक वचन कर्ता और दूसरा जो होता है बहुवचन कर्ता। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। ठीक है, कर्ता दो प्रकार के होते हैं, एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता। एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं और बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कर्ता दो प्रकार के होते हैं, एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता। एक वचन कर्ता में होते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कर्ता दो प्रकार के होते हैं। कर्ता दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन कर्ता और दूसरा बहुवचन करता है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में क्या होते हैं? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में होते हैं एक वचन कर्ता में ही, सी, इट, ही, सी, इट, और एक सिंगुलर नंबर नाउन जैसे राम, श्याम, गीता, सुरेश, दिनेश एक्सेट्रा। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, सुरेश और दिनेश ये दो नाम आ गए, ये प्लूरल नंबर में आ जाएंगे। ठीक है ना। ही पुरुष के लिए, वह, शी स्त्री के लिए, वह, इट न्यूट्रल। ठीक है ना। जैसे बरसात हो रही है तो बरसात, इन सब को भी हम कर्ता में वो करेंगे। हैं, तो यहाँ इट इज रेनिंग। ठीक है ना। और एक वचन ना, इनको छोड़ करके जो भी आएंगे, जो भी सब्जेक्ट आएंगे वो बहुवचन कर्ता। ध्यान में रखिएगा, ही, सी, इट तीन, और सिंगुलर नंबर नाउन रमेश, दिनेश, सुरेश, गीता, जो भी एक आदमी का नाम आएगा वो एक वचन कर्ता में आएगा। और बहुवचन कर्ता में कौन से आएंगे? दूसरा जो होता है बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता में कौन से आएंगे? दूसरा प्रकार कर्ता का होता है
बहुवचन करता है। बहुवचन कर्ता में कौन कौन से आएंगे? आई, वी, यू, दे, और बहुत से नाम जैसे लड़के, राम और श्याम। जो कलेक्टिव नाउन होता है वो भी प्लूरल नंबर में आएगा। और दो आदमियों के नाम, राम और श्याम, दिनेश और सुरेश, ये सब जो भी रहेगा ये बहुवचन में आएगा। आशा करता हूं कि आप लोग सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर ये आप लोग जान गए होंगे। अब दोस्तों एक चीज कहना चाहता हूं कि जब तक एक गिलास है वो जब तक खाली रहेगा तब तक उसमें पानी भर सकते हैं। उसके बाद जब वो भर जाएगा तो फिर भरेंगे तो ओवरफ्लो होता चला जाएगा। ये टेंस की एक सीरीज है, ये टेंस की एक सीरीज है जिसमें एक सामान्य परिचय मैं टेंसों के विषय में दिया हूं। आगे टेंस के जो प्रकार के जो उप प्रकार हैं उनकी विस्तृत जानकारी अगली सीरीज में मैं दूंगा। तो दोस्तों अब यहीं पे मैं वीडियो को विश्राम देता हूं, अपनी बातों को भी विश्राम देता हूं। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबको नमस्ते दिल से। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।